एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अब जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। ये क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री है और इससे पहले 2 चैप्टर्स आपके आ चुके हैं। ये इवनिंग में आपकी शाम को 5 बजे ये आपकी क्लास हो रही है डेली। ये क्लास 6 की हिस्ट्री है इस टाइम पे। इसके बाद क्लास 7 एंड देन वी विल कंप्लीट अ क्लास 8 हिस्ट्री। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी तीनों कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अपने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिलेबस को देख कर वो सारे उन पर फोकस करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ, मॉर्निंग में 11 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। ज्योग्राफी के PYQ की सीरीज चल रही है जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको अपनी तैयारी किस लेवल की करनी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है आरंभिक नगर इन द अर्लीस्ट सिटीज। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आप पढ़ेंगे कि जितने भी पुराने टाइम के जो चीजें बनी हुई हैं, जो हमारी कहते हैं ना कि हमें अपनी जो पुरानी धरोहर है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जितने भी पुराने भवन है उनका संरक्षण करना चाहिए। हड़प्पा की कहानी क्या है, तो ये सारी चीजें ही अब आप इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। पुराने भवन का संरक्षण ये क्या है? जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो थे वहां पर एक खंडर था, उसकी तारीफ कर रहे थे कि देखो किस तरीके की नक्काशी करी गई है, कितनी खूबसूरत है। लेकिन उसको बच्चे क्या कहते, उसको भूतिया घर कहते थे क्योंकि खंडर है तो यहाँ पर भूत रहते हैं, ऐसा कुछ होता था। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो कितनी सुंदर इमारत है, इसमें कितनी सुंदर नक्काशी करी गई है। हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखें, इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो ये जो 2 बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि ये पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, ये क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो अब नहीं हो सकती है। तो वही स्टोरी अब यहाँ पर बताई गई है। सबसे इसमें आप बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी क्या है? अक्सर पुरानी इमारतें आपको कहानी बताती हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ था, इतने साल पहले क्या हुआ था। जब आप ये चीजें पढ़ते हैं तो आपको पुरानी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। ये होता है। तो 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पहली बार, तो इस काम में जो जुटे हुए थे इंजीनियर्स, उन्हें अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में। इस टाइम वो कहाँ पर है? इस टाइम वो पाकिस्तान में है। और उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ की अच्छी ईंटें मिलेंगी। तो वो हड़प्पा के खंडरों से ईंटें उखाड़ कर ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। और इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारी जो इमारतें थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब यहाँ पर आता है कि उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इमारतें उसको कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि रेलवे लाइन बिछा रहे थे पंजाब में पहली बार, वहां पर उन्हें ईंटें मिली, हड़प्पा की ये सारी चीजें मिली। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज को अपने घर पर ले गए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। अब यहाँ पर अगर आप इस मैप में देखेंगे, इस मैप में आपको देख के पता चलेगा कि भारत का किधर साइड वाला हिस्सा है। ये यहाँ पर गुजरात वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन है और ये यहाँ पर देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इन नगरों की विशेषताएं क्या क्या थी। इन नगरों में कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था और पूर्वी जो हिस्सा था वो बड़ा था लेकिन निचले इलाकों में था। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा गया और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारें थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी और उनकी चिनाई इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहती थी। मतलब दीवार के लिए वो ईंटों की चिकनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, ये उनकी पहचान थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान नगर कहा।
इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, ऊपर छत पर फाउंटेन बना देते थे। आज के लोग तो जमीन पर बनाते हैं, तो पहले क्या करते थे, वो वहां पर उनके तालाब बने होते थे। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए उन्होंने प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे कि लीकेज ना हो। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब जितने भी विशेष नागरिक हुआ करते थे, वो जो विशेष अवसर हुआ करते थे, उन पर यहाँ पर स्नान करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। गिरा यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर मोहनजोदड़ो, लोथल, ये यहाँ पे लोथल है, और ये रहा यहाँ पर हड़प्पा। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हैं। अब ये रहा वो स्नानघर, महान स्नानघर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। बीच में इस तरीके की जगह होती है, चारों तरफ उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां होती हैं और आसपास कमरे बने होते हैं। ठीक है, तो विशेष लोग विशेष ही टाइम पर यहाँ पर स्नान करते थे। अब यहाँ ईंटों की चिनाई किस तरीके से हो रही है, हड़प्पा नगरों में वो इस तरीके से ईंटों की चिनाई करते थे, जिससे कि सीढ़ियां भी बनती रहे और रास्ता भी बन जाए। भवन, नाले और सड़कें, ये क्या था, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी, जो पानी होता था वो आसानी से बह सके। हम ढलान बनाते हैं ना, तभी पानी उधर जाता है। अगर ढलान नहीं बनाएंगे तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और इसके बाद जो बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह मीन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर नाले की बनाए गए, नाले, नालियां, ये सब है। अब नगरीय जीवन किस तरीके का था, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते रहे होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। लिपिक कौन होते थे, लिपिक वो होते थे जो कि मोहरों पर लिखते थे। जैसे मोहर बनी होती ना, हर राजा की अपनी एक मोहर होती थी, तो वो उस पर अपनी मोहर लगाकर कुछ लिखवाता था। तो ये लिपिक क्या काम करते थे, ये वो काम करते थे जो उस पर लिखते थे। और भी बहुत सारी चीजों पर ये लिखते होंगे, लेकिन वो आज की डेट में नहीं मिली है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी थे, जो अपने अपने घरों किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मतलब अलग अलग जगह जाते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, बहुत सारे किस्से कहानियां बनते थे, वो भी अपने साथ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी बच्चे खेलते होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुआं है, ऊपर की साइड आपको नाला मिला है, ये मोहर है जिसपे ज्यादातर जानवर ही बने रहते थे, और ये चिकनी मिट्टी के खिलौने हैं जिनसे बच्चे खेला करते थे। आगे देख लेते हैं नगर और नए शिल्प। ये क्या होता है, ये पत्थर के बाट थे जिनको कोई भी बहुमूल्य पत्थर धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता था। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई थी। मतलब ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो वहां से मिली थी। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली थी उनमें से अधिकतर पत्थर थे। शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, रहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे मतलब। और यहाँ पर मिले जो जितनी भी वस्तुएं थी उनमें मन के बाट और फलक थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके के उनके गहने हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इसमें आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइनर किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और उनके यहाँ पर आपको नक्काशी भी मिलेगी, कपड़ों की नक्काशी।
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान में ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। ये सारी चीजें अगर कभी आपने म्यूजियम देखा है ना, सपोज अगर आप जयपुर जाएं या अगर आप बड़ौदा जाते हैं, जैसे गुजरात में अगर आप वहां बड़ौदा जाते हैं, वहां के अगर आप एक म्यूजियम में जाते हैं, वहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं की पोशाक होती थी, किस तरीके से नक्काशी की गई होती थी, कैसे औजार हैं, ये सारी चीजें ही वो वहां पर म्यूजियम में रखते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। मतलब एक ट्रेनिंग होता है ना कि कोई इसमें, हाँ जी ये स्पेशलिस्ट है इस चीज के, तो कैसे होते हैं? जब वो एक ही चीज पर फोकस करके उसी में माहिर हो जाते हैं, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना और फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। आप इसमें देखेंगे कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी मूर्ति विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। शायद हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे, महिलाएं भी हो सकती थी। शायद कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसमें दक्ष हो सकते थे। और फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप में तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, उसको फेयंस बोलते थे। जैसे कि पत्थर हो गए, शंख हो गए, ये सब तो नेचुरली मिल जाती थी, लेकिन ये फेयंस क्या है? ये है जिसको खुद से बनाया जाता है। और वो बनाया कैसे जाता था? पत्थरों का चूरा करके उसमें गोंद मिला के फिर उसकी चीजें बनाई जाती थी और उस पर एक चिकनी परत भी चढ़ा दी जाती थी। और ये जो परत थी वो नीले हरे समुद्री रंग से होती थी और इससे चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे इस तरीके से। अब आगे देख लेते हैं कच्चे माल की खोज में। इसमें कहाँ थी? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जैसे पत्थर वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब बहुत दूर दूर से वो इन चीजों को लेकर आते थे। अब यहाँ पर जो बात हो रही है हड़प्पा के लोगों की हो रही है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जा सकता था और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जा सकता था। मतलब कौन कौन सी चीजें वो कहाँ कहाँ से लेते थे ये उन्होंने यहाँ पर आपको बताई गई है। ये हो गया खिलौना और ये हो गया मोहर, जिससे कि लगाई जाती थी। लोग होते ना, इसमें आप देख सकते हैं जानवर बने हुए हैं, यहाँ पर पक्षी बने हुए हैं, पत्थर पर ये मोहर बनाई गई है। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या होता था? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मतलब जो वहां से उनकी चीजें मिली हैं, अवशेष मिली हैं, उनसे पता चला है कि लोग ये चीजें उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए थे, लेकिन वहां लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाते थे। पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। मतलब उस तरीके के लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के उनका रहन सहन था, खाना पीना था, कैसे वो यात्रा करते थे, सारा कुछ ही आपको इसमें समझाया गया है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब ये सारी चीजें कैसे पता चली? ये सारी चीजें इसीलिए तो पता चली है क्योंकि अवशेष मिले हैं वहां पर इस तरीके से। अगर अवशेष नहीं मिले होते तो ये कभी जानकारी मिल ही नहीं पाती कि वहां के लोग, पहले के लोग किस तरीके से रहते थे। अब गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा उसको बारीकी से निरीक्षण किया गया तो क्या क्या चीजें पता चली। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था।
था। इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे, जैसे आपने देखे होंगे ना बड़े बड़े गेट इस तरीके से बने होते हैं, तो वो बड़े प्रवेश द्वार थे। इनके नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जो छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, और यह एक ऐसा था जो कि बड़ी चीज में मिला था। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख, धातु में भी बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब ये क्या था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह थी इन चीजों के लिए। इस नगर में एक भंडार गृह भी था जहां पर सारी चीजें स्टोर करके रखते थे, जहां पर इन्हें मुद्रांकन और मोहरबंदी मतलब गीली मिट्टी पर बनी उनकी छाप मिली है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की ये इमेज है। बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली जितने भी नाव थी वो आया करती होंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः ये यहाँ पर एक संभवतः मनके बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिलते हैं। अब मोहर की बात करें तो मुद्रांकन और मोहरबंदी क्या होती थी। मोहरों का प्रयोग सामान से उभरे उन डब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैलों को बंद करने के बाद उनके ऊपर मोहरों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो इससे ही साबित हो जाती है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन अगर वो मोहर टूटी हुई मिल जाती थी तो इसका मतलब वो सामान के साथ छेड़छाड़ करी गई है। अब इसका जो अंत हुआ था, इसका अंत का क्या रहस्य है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। अचानक लोगों ने नगर को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। मोहन जोदड़ों में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। नगर निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ इसका कोई पता नहीं चला था, लेकिन विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। इन कारणों से भी ये स्पष्ट हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब आधुनिक पाकिस्तान में ये सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नगर का विकास हुआ था। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मतलब इतना सब कुछ हो गया था, उसके 1400 साल के बाद जो थी वो नगर का वो हुआ था, विकास हुआ था। उसमें फिर ये सारी चीजें आप करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें।